मेरा पहला सवाल आपसे ये 1971 की वॉर का भी आप हिस्सा रहे, करगिल वॉर में भी आपकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही। सेना ने जो शौर्य दिखाया है, इसको लेकर रात के 3:30 बजे आप मच्छर क्यों गिन रहे थे? ऐसा है कि जब कुछ लोग अनावश्यक तौर पर कुछ ऐसी बातें करते हैं जिनके बारे में जिन लोगों को सेनाओं का पता होता है वो कभी नहीं करेंगे। आप कहें जी हमें दिखाओ कितने लोग आप गिन कर आए, तो मेरे को करना पड़ा कि भाई अगर आप रात को मच्छर आपको परेशान कर रहे हो और आप हिट मारे हैं तो उसके बाद आप मच्छर गिनेंगे कि सोएंगे? आप ही की पार्टी के बड़े बड़े नेता गिन के आए हैं, कोई 250 का आंकड़ा दे रहा है, कोई 300 का, कोई 400 का। किसी ने तो गिना होगा ना, तभी तो ये आंकड़े सामने आए। देखिए ऐसा होता है कि किसी भी ऑपरेशन के अंदर एक विश्लेषण होता है जी। एक आंकलन होता है, और इसको ये सोच के चल पड़े कि जी उन्होंने इतना बोल दिया, उन्होंने इतना बोल दिया। इसलिए आप देखेंगे कभी भी किसी ऑपरेशन के अंदर आप एक आंकलन करते हैं कि क्या है। ये जो ऑपरेशन था जिसमें आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, आपने इंटेलिजेंस का प्रयोग किया, स्पाइस 2000 बॉम्ब्स को आपने लॉन्च किया। आज जितने भी एरियल कॉम्बैट होते हैं, चाहे वो डॉग फाइट हो, चाहे आपको टारगेट हिट करने का हो, उन सब के अंदर एक अलग फासला है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर नहीं था। अब आप टारगेट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है आपको। एक बॉम्ब्स लॉन्च करने के लिए आपका इंस्ट्रूमेंटेशन आपको कहता है कि अब आप छोड़ दीजिए, चला जाएगा। स्पाइस 2000 की एक खासियत है, जब आप फायर करते हैं तो रूफ के ऊपर जाकर बहुत बढ़िया सा एक होल करता है, अंदर जाता है और उसके बाद फटता है। जो ब्लास्ट वेव है, जो वहाँ पे कमज़ोर चीज़ें, खिड़की है और कुछ है, उसको उससे निकल जाएगी। लेकिन ब्लास्ट वेव से जो लोग वहाँ पर हैं, अगर ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो मारे जाएंगे। इक्विपमेंट है उसको नुकसान होगा। अब वहाँ पर बिल्डिंग में कितने थे वो आपके इंटेलिजेंस का आंकड़ा है। आप ये कहेंगे कि जी उस बिल्डिंग में अमूमन इतने लोग हुआ करते थे। एक और आंकड़ा आया था कि इतने, टेक्निकल इंटेलिजेंस आपकी कहती थी कि इतने मोबाइल्स एक्टिव थे जी। अब आप यहाँ पे भी बहुत से लोग हैं जो 2-2 मोबाइल साथ रखते हैं, कुछ 3-3 भी रखते होंगे। वो सब करके आप कहें कि अगर 300 मोबाइल एक्टिव थे, हो सकता है कि अमूमन, तो जो मोबाइल एक्टिव थे उनके आधार पर 250-300 का आंकड़ा आप लोगों ने आपने कहा निकाल लिया। 200 से 250 का हो सकता है। ठीक, अब किसी ने कहा जी 250 हो सकता है, किसी ने कहा अमूमन इतना हो सकता है, किसी ने कहा जनरली इतना हो सकता है। दीज आर ऑल एस्टिमेट्स। लोग कंफ्यूज हैं दरअसल। अगर कोई 250 कहेगा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, उसके बाद 300 आपके प्रवक्ता कहते हैं, 400 आपके मंत्री गिनाने लगते हैं। देश कंफ्यूज है, कोई एक तो आंकड़ा होगा ना। और आप लोग अगर इस तरह की बातें लेकर सामने आएंगे चित्रा जी, ऐसा है जी, देश कंफ्यूज नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ, किसी को कहूँ कि हाथ उठाइए कोई कंफ्यूज है, कोई कंफ्यूज नहीं है। आंकड़ों को लेकर भी कोई कंफ्यूज नहीं है। किसी भी ऑपरेशन के अंदर आप एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं दे सकते जब तक कि वो एक आदमी सामने ना हो और आपने उसको गोली से ना मारा हो। और विपक्ष आपसे आंकड़ा मांग ले तो आप कहेंगे कि उसको हवाई जहाज में बांध कर ले जाइए, वहां पर छोड़ दीजिए बॉम्ब ब्लास्ट के बाद, वो शव गिन ले। देखिए ऐसा है, जब कोई चीज मजाकिया हो जाए तो उसका उत्तर भी मजाकिया ही होना चाहिए। ये मजाक में आपने कहा था? बिल्कुल। अब मुझे कोई बार बार मजाक में कहे जी बताओ कितने गिने आपने। मैंने पीछे भी आपके किसी चैनल से बात की थी और मैंने उनको एक ऑपरेशन का आंकड़ा बताया था, एक वाकया बताया था, और उसको मैं दोबारा दोहराता हूं। मैं नहीं बताऊंगा कि कौन सा ऑपरेशन था, मैं नहीं बताऊंगा कि कौन सा ईयर था, बहुत साल पहले की बात। ठीक है। एक स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ी गई, उनका काम था रेड करना जी। लेकिन जब वो गए तो बोला गया कि बताओगे कि वहां पे कितने आदमी थे, कितने मारे, जैसे अब पूछा जा रहा है। अब उन्होंने मार तो दिए, अब वो बताएंगे कैसे, उठा के तो नहीं ला सकते।
तो उन्होंने एक एक कान काटा और उसको लेकर आए बोरी के अंदर कि जी गिन लीजिए, सब कान अलग अलग तरीके के हैं, इससे पता चल जाएगा। अब आप चाहते थे कि ऐसा करें, वो हवाई जहाज से उतरे, कान काटें या नाक काटें या हाथ काटें, लाके यहाँ पे दिखाएं। मान लीजिए विपक्ष अगर आपसे इस तरह के सवाल पूछ रहा है तो आप उसको हवाई जहाज से पाकिस्तान तो नहीं भेज देंगे? ऐसा है कि कोई हवाई जहाज से पाकिस्तान नहीं भेज रहा, वो भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, तो लेट्स बी क्लियर ऑन इट। लेकिन एक और चीज़ है जनरल सिंह, जिस देश ने, चूंकि 5 सालों से आपकी सरकार है और उसके ठीक पहले 2013 में लगातार ये नारा बुलंद होता था, एक के बदले 10 सिर। पिछले 5 सालों का आंकड़ा ये कहता है, सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करें 410 हमारे फौजी शहीद हुए हैं। तो फिर आंकड़ा तो आपसे पूछा ही जाएगा। देखिए ऐसा है, आंकड़े की बात तो आप ही लोगों ने शुरू की थी। मैं कश्मीर के अंदर 12 साल रहा हूँ जी। लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंसर्जेंसी तक। मेरा लास्ट जो कश्मीर का टेन्योर था वो साउथ कश्मीर में था। मैं विक्टर फोर्स कमांडर था, उसके बाद मैं वहीं से श्रीनगर चला गया। 2.5 साल कंबाइंड टेन्योर वहीं पर था। आंकड़े एक आंकलन है। आप मारते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपके लोग नहीं मरेंगे। मरने के अंदर कई चीज़ें हो सकती हैं। क्या वो हैंड टू हैंड में मरे, क्या वो जब उन्होंने घेरा डाला टेररिस्ट को मारने के लिए अंदर घुसे तब मरे, क्या वो ब्लास्ट के अंदर चले गए। अब आप ये हमारे 44 जवान शहीद हुए ब्लास्ट में, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? एक आदमी के लिए आपके 44 मर गए, आप ये बात करेंगे? वो गलत है। मरे ही क्यों? इंटेलिजेंस फेल्योर था? कहां कमी रही है? गलती कहां पर हुई जिसकी वजह से पुलवामा में 40 शहादत हुई है? चित्रा जी, ऐसा है, ये लड़ाई 365 दिन 24 घंटे की जी। जो सैनिक इसके अंदर होता है 365 दिन 24 घंटे अगर वो अलर्ट नहीं रहता है, कुछ ना कुछ हो सकता है। ये अलर्टनेस 24 घंटे 365 दिन बनानी बड़ी मुश्किल है। टेररिस्ट को सिर्फ एक दिन चाहिए जिसमें उसने सब कुछ करना है। अब इसका आप तुलना करिए, जो 365 दिन 24 घंटे तैयार रहता है, अगर उससे कहीं अपने डिसीजन मेकिंग में, अपने काम करने में अगर कहीं छोटी सी त्रुटि हो गई तो उसका नतीजा बड़ा खराब होता है। वो हमने देखा भी, बिल्कुल वो देखा आपने, बिल्कुल। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है। जहां पर भी आप देखेंगे आतंकवाद है, जहां पर भी टेररिस्ट हैं, वहां पर ऐसी घटनाएं होती हैं। और उसके अंदर इस तरह की छींटाकशी करना कि जी आपने मारे इतने, आपके इतने मर गए, ये कोई वो नहीं है। अगर हम कहें कि हमारे कारगिल के अंदर 550 के करीब लोग बाग शहीद हुए जी, दूसरी तरफ कितने हुए आपको पता है क्या? नहीं। मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। मुझे उनका सिर्फ पता है जिनको हमने दफनाया। ठीक है, दरअसल आंकड़ों को लेकर सियासत आपने ही शुरू की थी और इसको आपके साथ ही मैं खत्म कर देती हूं। लेकिन अगला सवाल मेरा ये, सेना के शौर्य को लेकर बीजेपी इतनी सियासत क्यों कर रही है? आपके बैकग्राउंड में, बड़े बड़े पोस्टर्स में, होर्डिंग्स में, हर जगह अभिनंदन की फोटो, पाकिस्तान में जाकर एयर स्ट्राइक किया, उसका फायदा लेने की कोशिश क्या 2019 के चुनाव में बीजेपी कर रही है? और इसके जरिए आप जीतेंगे चुनाव? नहीं, आप उत्तेजित मत होइए। मैं तो ये कहूँगा, अगर सेना के लिए सियासत हो रही है, शुक्र है इस देश का। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर सेना के शौर्य को लेकर सब लोग कहें कि बड़ा अच्छा काम हुआ है, तो देश जग गया है। अभी तक देश जगा नहीं था? नहीं जगा था। सिर्फ हम 26 जनवरी 15 अगस्त को याद कर लेते हैं, या कोई शहीद हो जाता है उस दिन याद कर लेते हैं। अगर आज देश इस चीज को महसूस करता है कि हमें सेनाओं की बात करनी चाहिए, उनके शौर्य की बात करना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल पूर्व थल सेनाध्यक्ष के अलावा बीजेपी के नेता से भी मैं बात कर रही हूं, तो इस तरह की बातें जाहिर तौर पर आप गिनाएंगे भी। मेरे गाजियाबाद से दोबारा चुनाव मैदान में आपको जाना है, तो उस शौर्य का फायदा आप भी लेने की कोशिश करेंगे? मेरा उत्तर पूर्व सेना अध्यक्ष के तौर पर है जी। मैं चाहूंगा कि पूरा देश 365 दिन इस शौर्य को याद रखे, शहादत को याद रखे। हम लोगों के अंदर आदत है, हम भूल जाते हैं। कितने लोग हैं, मुझे बताइए, कितने लोग हैं जो इन 550 जो कारगिल के अंदर शहीद हुए उनको याद करते हैं? कितने लोग हैं जिनको
1971 के बारे में पता है, कितने लोग हैं जिनको 1965 के बारे में पता। आज आप बैठ के एक दिन क्विज करा लीजिए, बच्चों को पकड़िए, उनसे क्विज करा लीजिए, आप देखेंगे लोग कहेंगे कौन सा हुआ था, ये चीन के साथ हुआ था क्या? ये हमारा इतिहास है, हमारे शौर्य का इतिहास है। अगर उस शौर्य के इतिहास को हम याद नहीं रखेंगे तो फिर क्या करेंगे हम? और कोई भी देश जो अपने सैनिकों की परवाह नहीं करता, सैनिकों की इज्जत नहीं करता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। सर, इतिहास तो ये भी बताता है ना, 1971 की वॉर के दौरान हमारे जो तत्कालीन थल सेना प्रमुख थे वो वॉर के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं, हम जंग लड़ेंगे, आप तैयारी कीजिए, और 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने समर्पण किया था। इतिहास तो ये भी करता है, लेकिन बीजेपी को दरअसल राष्ट्रवाद और ये राजनीति सूट कर रही है। उसको लग रहा है कि 2019 के चुनावों के ठीक पहले इतना बड़ा मुद्दा उसको मिल गया है कि बाकी 5 साल के आपके जो मुद्दे थे वो गौड़ हो चले हैं। मैं थोड़ा आपसे भिन्न मत रखता हूं, और वो भिन्न मत इसलिए रखता हूं, भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है, सबसे पहले देश, उसके बाद दल, उसके बाद स्वयं। जो पार्टी इस विचारधारा की है, राष्ट्रवाद तो उसके अंदर भरा हुआ है, वो राष्ट्रवाद के अलावा और क्या बात करेगी? देश के हर नागरिक में राष्ट्रवाद होगा, सिर्फ बीजेपी के नेताओं में ही क्यों? इसलिए कि बाकी लोग सोचते हैं कि अगर हम देश की बात करेंगे तो शायद हम तुष्टीकरण नहीं कर पाएंगे। अगर हम देश की बात करेंगे तो हम फिर वो नारे नहीं लगा सकते जो जेएनयू के अंदर नारे लगे थे। देश की बात जो करता है वो नारे नहीं लगाएगा। ऐसे नारे तो लगाए जा रहे हैं, अब की बार राष्ट्रवाद की सरकार। देखिए, वो नारा तो हर इलेक्शन के अंदर लगता है, लेकिन देश को तोड़ने वाले नारे नहीं लगते। मैं जेएनयू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं उनके लोगों के नाम नहीं बोलूँगा, उस इंसिडेंट को नहीं बोलूँगा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जितने हमारे श्रोतागण दर्शकगण यहाँ पर बैठे उनको भी पता है। अब से कुछ देर पहले कपिल सिब्बल जी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने आपकी सरकार को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए, और उन्होंने ये भी कहा कि सीधे सीधे दरअसल वोट बैंक की पॉलिटिक्स पाकिस्तान और पुलवामा आतंकी हमले को लेकर बीजेपी इस वक्त कर रही है। और अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने गुजरात में कहा है, उनकी ओर से कहा गया है कि मसूद अजहर को हमने पकड़ा, जेल में डाला, बीजेपी की सरकार रिहा करके आ गई। इस्तेमाल किया नहीं किया? आपके रविशंकर प्रसाद ने भी इस्तेमाल किया था, देख लीजिए, वायरल है। देखिए, ऐसा है, मैं एक आई डोंट थिंक यू आर बोर्न इन 1971, सो आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन। क्या 1971 के अंदर 13 दिन की लड़ाई में जब हमने एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया जो कि आज तक कभी नहीं हुआ है, कि आपको 90,000 आपने कैदी पकड़े, आपने एक देश को आजाद कर दिया, बना दिया जी, उसके बाद कितने वोट मिले कांग्रेस को? 1972 में तो पूरे देश में तमिलनाडु छोड़कर सिर्फ पूरे देश में कांग्रेस की सरकार थी, तमिलनाडु एक राज्य छोड़कर। क्या वो फायदा नहीं हुआ? तो वही फायदा, मतलब आप कांग्रेस से सीख रहे हैं, मान लिया ना? नहीं, मान लिया ना आपने इस बात को? फायदा हुआ ना जी। हर अच्छे काम का फायदा होता है। यहां पर एयर स्ट्राइक को मैं कई बार देखता हूं कि लोग बाग बहुत संकीर्ण तरीके से देखते हैं। मामला ये नहीं है कि कितने मरे और क्या नुकसान हुआ। तथ्य ये है कि पहली बार भारत ने फैसला लिया, एक निर्णायक फैसला लिया कि हम आतंकवाद के अंदर अपने लिए, उसकी लड़ाई के अंदर कोई सीमा नहीं रखेंगे। ठीक है, वो निर्णायक चीज है, उस चीज की प्रशंसा होनी चाहिए, ना कि ये एयर स्ट्राइक हुआ, इतने हो गए, उसका शौर्यगान हो रहा है। शौर्यगान तो होगा, ठीक है, लोग बाग जाएंगे, अपनी जान हथेली पर रख कर जाएंगे, उसका शौर्यगान होना चाहिए। लेकिन कम से कम हिंदुस्तान को अपनी स्थिति इस तरह से मजबूत भी करनी होगी कि हमारे सैनिकों की शहादत ना हो। चलिए थोड़ा सा विस्तार में मैं जाती हूँ। आज चूंकि 12 मार्च भी है और आज ही के दिन मुंबई में आज से 25 साल पहले 1993 को सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। तब से लेकर आज तक जनरल सिंह बदला क्या है इस देश में? देखिए, अगर मैं एक सैनिक की तरह अगर बात करता हूँ, काफी चीजें बदली भी हैं, काफी चीजें स्थिर भी हैं। जो चीज स्थिर हैं वो हैं हमारी लापरवाही, आम नागरिक की लापरवाही, वो नहीं बदली। कोई चीज पड़ी है, हमें कोई फिक्र नहीं है,
कोई संदिग्ध आदमी दिखता है उसकी हमें फिक्र नहीं है, वो चीज़ नहीं बदली। वो सिर्फ 10 दिन बदलती है, 12 दिन बदलती है। जो चीज़ बदली है वो है कि किस तरीके से आपका इंटेलिजेंस सिस्टम अच्छा हुआ है, किस प्रकार आपका सब तरह के सैन्य बलों के अंदर समन्वय हुआ है, कैसे आपकी इसके बारे में नीतियां बनी। आतंकवाद का हमला रोज नहीं होता, कभी कभी होता है। उस कभी कभी के लिए ये सोच के रखना पड़ता है कि कोई चीज कभी रिपीट नहीं होगी, हर बार तरीका अलग होगा। आतंकवादी भी सोच के करता है कि जो चीज मैं एक बार कर चुका हूं वो उससे अलग तरीके से करूं। और इसलिए आप देखेंगे कि ये प्रक्रिया जो है और इसको पढ़ने के जो लोग इस पे लगे हैं काम पर, उनको वो चीज़ें बदली हैं। लोग बाग उसके अंदर और सक्रिय हो गए। अब आप मन में कहेंगे कि जी 100% क्यों नहीं हो रहा है, हर चीज़ सुचारू चलनी चाहिए। आतंकवाद की लड़ाई में हर चीज़ सुचारू नहीं चलती। अमेरिका जैसा देश है जो अफगानिस्तान में है, क्या उनके यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होते? क्या उनकी गाड़ियाँ नहीं उड़ती? उड़ती हैं ना। वो तो उसके पास तो सब कुछ है, जितनी उसके पास सैटेलाइट हैं, जितने उसके पास कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट करने के साधन है, जितना समन्वय उसने अफगानिस्तान में बना रखा है, फिर तो कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये हम छोटी चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, आपकी बातों से मुझे ये समझ में आ रहा है कि आतंकवाद को पूरी तरह से रोक पाना असंभव है, लेकिन असंभव के विरुद्ध भी तो कुछ कदम उठाए जा सकते हैं ना। और उसके लिए सरकार अपने आप को किस तरह से तैयार करती है? असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। इसके लिए पूरे देश को इकट्ठा होना पड़ेगा। हमारे यहाँ कई बार मैं देखता हूं कि पूरा देश सिर्फ चंद दिनों के लिए इकट्ठा होता है, उसके बाद फिर हम अपनी स्थानीय राजनीति के अंदर, स्थानीय मुद्दों के अंदर, आपस की झड़प के अंदर, छींटाकशी के अंदर फंस जाते हैं। जब तक देश इकट्ठा होकर नहीं चलेगा, आप आतंकवाद को नहीं हटा सकते। ठीक है सर, एक चीज़ और बताइए, जब पाकिस्तान जैसा पड़ोसी हो, चीन जैसा पड़ोसी हो, जिनके साथ हमने कई युद्ध लड़े हैं, पाकिस्तान के साथ 4, चीन के साथ 1962 में, जब इस तरह की स्थिति में हिंदुस्तान हो और ख़ासतौर से पाकिस्तान को लेकर, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आगे आने वाले वक्त के लिए, ताकि कम से कम। और एक चीज़ और, क्या सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो हम फिर से अपने पुराने मोड में आ गए थे, गलती कर दी हमने, लगातार एक के बाद एक कम से कम ऐसी कई सर्जिकल स्ट्राइक की जानी चाहिए थी, तो पुलवामा अटैक नहीं होता, उससे हम बच जाते, वहां पे गलती हो गई? देखिए, ऐसा नहीं। स्ट्रेटजी 2 तरह की होती है। एक आपकी सैन्य स्ट्रेटजी क्या है, एक आपके राष्ट्रीय स्ट्रेटजी क्या है, जिसके अंदर आपकी विदेश नीति है। मेरा अपना मानना है, पिछले 4.5 साल से ज़्यादा के अंदर जो आपकी विदेश नीति है वो बहुत सफल रही है। और उसकी सफलता क्या है, कई बार मैं सुनता हूं कि जी आपकी पाकिस्तान के खिलाफ कोई नीति नहीं। नीति है। 2014 के अंदर बड़ा स्पष्ट किया गया था कि जब तक बम और गोलियों की आवाज़ होती रहेगी, जब तक आतंकवाद को समर्थन नहीं मिलेगा, जब तक मिलेगा, तब तक भारत कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। उसी के ऊपर चल रहे हैं, हमने बदली नहीं है। चीन के साथ हमारी विदेश नीति थी, क्योंकि हमारा सीमा विवाद जो है वो बहुत जटिल है जी। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ इतिहास की हैं, कुछ वैसे हैं। उसको सुलझाने के लिए अगर आपसी रिश्ते अच्छे होते हैं तो एक सुलभता आएगी। हम उस पर चल रहे हैं। जहाँ तक सैन्य स्ट्रेटजी है, वो आपकी राजनीतिक स्ट्रेटजी से निकलती कि आप करना क्या चाहते हैं। बिल्कुल। कई बार सोचा जाता है कि आप एक संकेत दें, चाहे वो संकेत बॉर्डर के पार जाकर हो, चाहे वो संकेत बॉर्डर के इस तरफ से हो। इस बार चला गया है संकेत, संकेत जा चुका है। और उसके बाद अब जो संकेत गया है, मेरे ख्याल से कोई भी राष्ट्र जो समझदार है वो इस चीज को समझकर चलेगा कि भारत आतंकवाद की लड़ाई में कुछ भी कर सकता है। सुधर गया या सुधर जाएगा, डरने की बात नहीं है। मैंने कहा समझदार आदमी, ये डराने की बात नहीं है, ये उसको समझाने की बात है कि भाई साहब, ये अब मत सोचकर चलो कि भारत चुप बैठने वाला है। वो तो परमाणु हमले की बात करता है, उनके प्रधानमंत्री की ओर से बयान परमाणु सामने हमले आता की है। बात करने दो ना, डरने की क्या बात है। डरना तो उसको चाहिए, क्योंकि हमारी परमाणु नीति ऐसी है,
हम तो कहते हैं हमारी परमाणु नीति में कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने जरूरत की हमारे ऊपर तो हम उसको पूरा बर्बाद कर देंगे। बर्बाद नहीं होना चाहता पाकिस्तान। बिल्कुल। और एक रिपोर्ट भी ये कहती है कि पाकिस्तान की मौजूदा जो आर्थिक नीति है, 6 दिन तक भी युद्ध सहने की स्थिति में वो है नहीं, तो ऐसी हिमाकत वो करेगा नहीं, खासतौर से हिंदुस्तान के सामने अपने इतिहास को देखते हुए। लेकिन अब मैं एक राजनेता वीके सिंह से बातचीत करूंगी और गाजियाबाद आपको लेकर चलते हैं। वहां पर बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर लगाए गए हैं रॉबर्ट वाड्रा के, और लिखा गया है कांग्रेस पार्टी करे पुकार गाजियाबाद में रॉबर्ट वाड्रा। इस तरह के बहुत सारे पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगे हुए हैं। हम भी पुकार कर देते हैं रॉबर्ट वाड्रा आ जाएं, बड़ा मजा आएगा। आए तो सही। बुला रहे हैं आप उनको? मैं कांग्रेस से बुला रहे हैं आपके सामने। मैं किसको मना करता हूं? मैं किसी को मना नहीं करता। पिछली बार पहली बार चुनाव लड़ा जी, और कई दिग्गज भी थे, लेकिन वो कहते हैं ना, जनता सब जानती है। तो जनता जानती है किसको करना है, किसको नहीं करना है, कौन काम करेगा, कौन काम नहीं करेगा। ये जो आपका कॉन्फिडेंस है, ये अभी हाल में ये जो एयर स्ट्राइक हुई उसके बाद इतना बढ़ गया है, या फिर 5 सालों में कुछ किया है गाजियाबाद के लिए? ऐसा है कि ये कॉन्फिडेंस इसलिए है कि गाजियाबाद आज एक विकसित शहर है, विकसित क्षेत्र है। गाजियाबाद के अंदर पहले 2014 में जब मैं गया था, मुझे 2.5 घंटे लगते थे गाजियाबाद के सेंटर में पहुंचने के लिए। आज उसी जगह तक जाने में 35 मिनट लगते हैं। कुछ तो हुआ होगा। गाजियाबाद के 2 हिस्से थे। 40 साल से लोगों की डिमांड थी कि एक ओवरब्रिज बनना चाहिए। 40 साल से नहीं बना। बहुत लोगों ने वायदे किए, बहुत लोगों ने मुद्दे उठाए। वो मार्च के एंड तक या अप्रैल के शुरू में तैयार हो जाएगा। लोग बाग एक शहर के हिस्से से दूसरे शहर में आसानी से, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने बहुत सारे कामकाज वहां पर किए हैं और उसी को मैंने जो कामकाज किए वो तो जनता बताएगी। जनता। और रॉबर्ट वाड्रा से आपको डर नहीं है? मतलब वो आपको हरा नहीं पाएंगे अगर आप भी जाते हैं और आप उनको चुनौती दे रहे हैं क्या ये मैदान में? देखिए, ऐसा है कि सेना में रहने के बाद डर जो है कहीं पे त्याग दिया है। किसी से डर नहीं। कुछ पत्रकारों से डर लगता है और मीडिया वालों से डर लगता है। महागठबंधन से? महागठबंधन से डर नहीं है। देखिए, ओपिनियन पोल तो बता रहा है कि बीजेपी के लिए इस महागठबंधन ने मुश्किल कर दी है। देखिए, महागठबंधन की दिक्कत मैं आपको बताता हूं क्या है, और इसको अन्यथा मत लीजिएगा। शब्द गठबंधन विवाह के मंडप से निकलता है, ठीक? गठबंधन तब अच्छा होता है जब सारे गुण मिलते हों। यहां तो 32 में से एक भी नहीं मिलता। तो ये कैसे 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 सरवाइव करेगा पता नहीं। आप लोग सामने हैं तो गुड़ मिलाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है आगे आने वाले वक्त में रिश्ता तो बुआ और बबुआ का है ना। देखिए, ऐसा है, वो रिश्ता ऊपर का हो सकता है। वो जो वर्कर अब तक लड़ रहे थे 15 साल से, एक दूसरे के गले पकड़ रहे थे, उनको कौन संभालेगा? उनको संभाल लेंगे क्या? लेकिन उपचुनाव ने तो बता दिया है। वो तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए, ऐसा होता है कि कई बार कई चीजें लाचारी और मजबूरी में की जाती हैं। उनको ऐसे ही रहने दो, क्यों उनके ऊपर छींटाकशी करते हैं? नहीं, लेकिन गोरखपुर, फूलपुर जैसी सीट अगर आप हार जा रहे हैं और आप इस गठबंधन को सीरियसली लेने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा तो नहीं है? मतलब अति आत्मविश्वास का शिकार तो नहीं हो गई है बीजेपी? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सीरियस नहीं ले रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि कई बार हमारा विश्लेषण गलत हो जाता है। गोरखपुर के क्या कारण थे उसकी असलियत अभी तक किसी को नहीं पता। हम सिर्फ ये कहते हैं जी खड़ा हुआ योगी जी का क्षेत्र था, वो जीत गया। क्या हमारा कैंडिडेट ठीक था? क्या उसका सिलेक्शन ठीक था? उपेंद्र शुक्ला। क्या हमने इस चीज का ध्यान रखा कि जो हमारे स्थानीय लोग थे या स्थानीय नेता थे या जो वहां से विधायक थे या जो वहां से सांसद थे, क्या उन्होंने जो चीज बताई उसके ऊपर हमने ध्यान दिया? बहुत सारी चीजें, एक चीज नहीं होती। आप गुटबाजी का संकेत दे रहे हैं मुझे? नहीं, मैं गुटबाजी का नहीं संकेत दे रहा, मैं सही विश्लेषण का संकेत दे रहा हूं। अगर आप कैंडिडेट का सही विश्लेषण नहीं करेंगे तो आप कहीं भी हो, उस कैंडिडेट का जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बात सिर्फ गोरखपुर की नहीं है। गोरखपुर, फूलपुर, नूरपुर, कैराना, 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव आप हार गए। मैं तीनों जगहों की बात कर रहा हूं। और जहां तक 3 राज्यों का सवाल है, छत्तीसगढ़ को अगर हम छोड़ देते हैं, अगर मध्य प्रदेश में 900 लोगों ने नोटा ना लगाया होता और आपको 900 वोट और मिल जाते
आप सरकार बना लेते। 900 वोट, ज़्यादा नहीं। अगर राजस्थान के अंदर 1800 लोगों की वोट और मिल जाती आपको, आप 1800 मोबिलाइज करते, लोगों को घर से निकालते, आप जीत जाते। तो ये एक अलग चीज़ है। वहाँ पर क्या होता है, उस दिन अगर किसी ने सोच लिया कि ये 2 दिन की छुट्टी होने वाली है, लंबा वीकेंड है, चलो जिम कॉर्बेट घूमने चलते हैं, वो आपका वोटर वो तो चला गया, कौन डालेगा? ये तर्क कौन मानेगा कि मतलब आपका जो वोटर है वो छुट्टी पर चला गया घूमने? जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं। और इस बार भी बहुत सारे रविवार पड़े हैं। आपको नहीं लग रहा है कि इस बार ऐसा सबक सिखाने वाला? ऐसा है कि वोट जो है जी ज़्यादा गांव के अंदर पड़ती है। गांव के लोग ज़्यादा नहीं जाते, सिर्फ खेत तक जाते हैं, उनकी वोट हमेशा ज़्यादा पड़ती है। शहर के अंदर आप देखेंगे बहुत कम शहर आपको ऐसे मिलेंगे जहां वोट ज़्यादा पड़ती है। अर्बन वोटर है, वो कहता आज छुट्टी है, मैं 11 बजे सोकर उठूंगा, अब क्या करोगे? उसके बाद वो कहता मैं 1 किलोमीटर नहीं चलूंगा, मेरा बूथ बहुत दूर है। बहुत चीज़ें होती हैं। तो अब इन तमाम चीजों में सुधार कर लिया है बीजेपी ने, अपने वोटर्स को मना लिया है, और खासतौर से कार्यकर्ताओं को। आपके तो कार्यकर्ताओं में ही बहुत ज्यादा नाराजगी है आपकी सरकार को लेकर। देखिए ऐसा है कि कार्यकर्ता और बाकी पार्टी जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है। कहीं पर काम अच्छा होता है, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। कहीं पर काम अच्छा होता है, कहीं पर काम उतना अच्छा नहीं होता। जहां अच्छा होता है वहां पर वोटिंग पैटर्न डिफरेंट होता है, जहां पे थोड़ी कमी रह जाती है शायद वोटिंग पैटर्न दूसरा होता है। ठीक है। चूंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीती, आप लोग हार गए वहां पर, और जैसा कि आप बता रहे थे 47,000 वोट एमपी में आपको ज़्यादा भी मिले, लेकिन उसके बावजूद आपको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मेरा सवाल ये है, राहुल गांधी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने तो आए हैं, आप इस चीज़ को स्वीकार करें या फिर ना करें? 3 राज्यों ने वो तस्वीर भी देश के सामने रख दी। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मेरा व्यक्तिगत एक अलग ओपिनियन है, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। राहुल गांधी जी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो, तभी तो मैं टिप्पणी देश की सबसे पुरानी पार्टी है वो। मैं कह रहा हूं तभी तो मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, पता नहीं कौन बुरा मान जाए। कहना क्या चाहते हैं आप? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आप खुद देख रहे हैं जिस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, जिस तरह की चीजें चलती हैं, जिस तरह बात की जाती है, जैसे बिना तथ्य के बात की जाती है, वो टिप्पणी के लायक नहीं। राहुल गांधी टिप्पणी के लायक नहीं है? मैंने कहा ये चीजें टिप्पणी के लायक नहीं। राहुल गांधी नाम छिपा दिया आपने। राहुल गांधी नहीं कहा मैंने। प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश की कमान उनको दे दी गई है। देखिए प्रियंका गांधी के बारे में बहुत चीजें आ रही हैं, किसी को उनकी नाक इंदिरा जी जैसी दिखाई देती है, सडनली उनके अंदर भगवान भी अवतरित हो गए। लेकिन प्रियंका जी चुनावों के अंदर हमेशा लगी रही हैं, कोई नई बात नहीं है और इससे कुछ नया होने वाला नहीं। वो पहले तो सिर्फ अमेठी और रायबरेली तक सीमित थी, अब पूरे पूर्वांचल की जिम्मेदारी उनको दे दी गई है। अब वो नए इलाके में जाएंगे तो और दिक्कत है ना, और दिक्कत होगी उनको नहीं, कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस को क्यों दिक्कत होगी? देखिए आप नए इलाके में जा रहे हैं, आपको सिर्फ फोटो से लोग बाग जानते हैं, आपकी मीटिंग में तो जरूर आएंगे, बहुत से लोग आएंगे देखने के लिए, उसके बाद वोट देंगे कि नहीं ये तो नहीं पता आपको। जितने लोग किसी भी मीटिंग में आते हैं सब आपके लिए वोट नहीं करते। वो तो आपकी भी पार्टी पर लागू होता है ना, कि भीड़ जो दिखती है वो वोट पे तब्दील होगी या फिर नहीं होगी। देखते हैं, वो तो काम के ऊपर डिपेंड करता है। रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा है, राहुल गांधी जिसे बार बार उठाते हैं। देखिए कई बार, इसीलिए मैंने कहा कि मैं टिप्पणी उनके ऊपर नहीं करूंगा, क्योंकि कई बातें तथ्य की नहीं होती हैं। अगर आप आंकड़े देखेंगे और उनके अंदर से कुछ हल ढूंढने की कोशिश करेंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर 10% जॉब्स होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर 90% जॉब होते हैं। आप सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करेंगे, जॉब नहीं मिलेगा। ज़्यादातर सरकारी हैं, अर्ध सरकारी हैं, वो इस तरीके के जॉब्स हैं जिसकी एक नियमित और जिसकी एक फिक्स्ड मात्रा है। ज़्यादातर काम और रोजगार अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलता है। आप इसके अंदर जो हमारी लघु इकाइयां हैं, एमएसएमई सेक्टर है, उनको उठा के देख लीजिए कितने जॉब्स निकले। आप जितने गाड़ियां सेल हुई उनको उठा के देख लीजिए, उसमें से आधे आप निकाल दीजिए कि ये इनके लिए ड्राइवर की ज़रूरत नहीं थी,
फिर भी आप देखेंगे बाकी आधी तो कोई चला रहा होगा ना। कई चीजें हैं, अगर आप देखेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो बात की जा रही है, सही अगर आप आंकड़े लेते हैं, जॉब्स बढ़े हैं, जॉब जनरेशन हुआ है, लेकिन आम तौर पर जी सब लोग ये चाहते हैं कि जी मैं अंडर सेक्रेटरी बन जाऊं, यूडीसी बन जाऊं, एलडीसी बन जाऊं, असिस्टेंट बन जाऊं, या किसी जगह पर और सरकारी संस्था में चला जाऊं। नहीं है वो जॉब हो ही नहीं सकते, किसी भी देश में नहीं हो सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, उत्तर भारत में अभी तक के जितने भी सर्वे हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। उत्तर प्रदेश, बिहार की 40 सीटें, मध्य प्रदेश, बाकी 3 राज्यों के जहां के रिजल्ट आए, तो यहां की भरपाई आप करने वाले हैं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से। आपको लग रहा है कि चीजें इतनी आसान रहने वाली हैं बीजेपी के लिए? देखिए, ये जनतंत्र का, गणतंत्र का महापर्व है। वोट करने वाला उस टाइम क्या सोचता है, उससे पहले क्या सोचता है, उसके बाद क्या सोचता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। हर एक तरह का आंकलन होता है, बहुत से विश्लेषण निकलते हैं, बहुत से सर्वे होते हैं, और मेरा अपना मत है, सर्वे का बेस अगर छोटा हो तो आपका जो विश्लेषण होगा वो सही नहीं होगा। सर्वे का अगर बेस बहुत बड़ा हो तो आप जनरली उसको बोल सकते हैं। आज तक कोई सर्वे ऐसा नहीं हुआ जिसके अंदर बेस बहुत बड़ा हो। कोई सर्वे आप देख लीजिएगा जिसके अंदर बेस बहुत बड़ा हो, हम जाते हैं किसी से बात करते हैं, आगे चले जाते हैं। आप लोगों का सर्वे क्या कहता है? देखिए, मैं तो पार्टी के संगठन में नहीं हूं, लेकिन हमारा जो सर्वे कहता है उसका रिजल्ट आप 23 मई को देखेंगे। कितनी सीटें? आप 23 मई को देखेंगे। अभी मैं, देखिए, वो हम फिर वाद विवाद में फंस जाएंगे, इतना क्यों कहा, उतने क्यों नहीं कहे, तो मैं इसमें आंकड़ों सीटों को लेकर कॉन्फिडेंस कम हो गया आपका? नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस कम नहीं है। जो मुझे पता है कितनी सीट, मेरा आंकलन है, लेकिन वो मेरा आंकलन है, मेरे अपने पता करने के ऊपर है, तो उसको मैं सार्वजनिक करूं वो ठीक नहीं लगता, क्योंकि अलग अलग आंकड़े घूम रहे हैं। सिर्फ मैं ये कह सकता हूं कि आप देखिएगा कि 23 मई को जब काउंटिंग होगी, रिजल्ट आएंगे, तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कह रही है, तकरीबन उसी के अनुरूप 2 बड़े मुद्दे कौन से रहने वाले हैं जिनको लेकर बीजेपी चुनाव में जाने वाली है? देखिए, बीजेपी का एक ही मुद्दा है जिसको चुनाव में लेकर जाएगी, वो है विकास। विकास, विकास और विकास। किस तरीके से पूरे जन समूह का विकास हुआ है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातिगत अड़चन के। राष्ट्रवाद कहां फिट बैठ रहा है? राष्ट्रवाद तो हमेशा रहता है, बीजेपी तो राष्ट्रवादी पार्टी है, वो कहती है कि हम राष्ट्रवादी हैं। और पाकिस्तान में जब हमला करके आती है तो उसको और ढोल बजाकर बताती है। पाकिस्तान की बात है, जो लोग बीजेपी में नहीं भी हैं वो भी इस चीज की प्रशंसा करते हैं कि ऐसा हुआ है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि दूसरी पार्टियों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। लगता है कि उनका वोटर भी अब की बार बीजेपी को वोट देगा। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया जनरल वीके सिंह हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, बीजेपी के लिए राह इतनी आसान नहीं है, लेकिन चूंकि अभी हाल ही में जो एयर स्ट्राइक हुई है उसको लेकर नेताओं के हौसले आप पूरी तरह से बुलंद देख रहे हैं, और अभिनंदन के इस देश में अभिनंदन के बाद तो हौसला और भी ज्यादा बढ़ा हुआ है आप लोगों का, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है। लेकिन आगामी चुनाव में क्या होता है ये देश की जनता को तय करना है। 90 करोड़ वोटर ये तय करने वाले हैं कि अब की बार इस देश में किसकी बनेगी सरकार।